एक वक्त था जब मैं कुत्तों के साथ खाया करता था। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं एक अपमानजनक अनाथ आश्रम से भागकर काफी समय तक सड़कों पर रहा। मैं 14 साल का था और मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। बहुत बार मैंने कूड़ेदान से खाना निकालकर कुत्तों के साथ खाया है। मुझे याद है वो दिन जब मेरी नजर एक आधे खाए हुए बर्गर पर पड़ी थी। मैं उसे उठाकर खाने ही वाला था कि कुत्ते ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे काटने ही वाला था कि मैंने बर्गर उठाया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। उस रात बहुत ही ज्यादा ठंड थी और मैं पार्क के बेंच पर ठंड के मारे सो नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि अपने शरीर को गर्म रखूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने सिर्फ एक जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी जिससे ठंड नहीं रुक रही थी। मैं उठा और चलने लगा ताकि मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी पैदा हो। रात के 2 बज रहे थे और पार्क बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मैं उन डरावनी गलियों में सोने से पार्क में सोना ज्यादा बेहतर समझता था। मुश्किल रात है ना? मैं पीछे मुड़ा और मैंने एक पतले से आदमी को देखा। उसका कद ज्यादा लंबा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो इतनी देर से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। वो भी मेरी ही तरह बेघर लग रहा था। उसके कपड़े मेरे कपड़ों से भी ज्यादा गए गुजरे थे। वो कांप रहा था। मैंने आसपास देखा और कहा, चलो आओ थोड़ी आग लगा लेते हैं। वो आदमी मेरे साथ चलने लगा। हमने कुछ लकड़ियां और टहनियां इकट्ठी की और एक पेड़ के नीचे आकर रुक गए। मैंने अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और उस आदमी ने उसमें वो लकड़ियां डाल दी। जैसे ही आग बढ़ी, ऐसा लगने लगा जैसे शरीर में प्राण वापस आ गए हों। उस आदमी ने भी फिर अपने हाथों को सेकना शुरू कर दिया। तुम कितने वक्त से यूं ही सड़कों पर रह रहे हो? मुझे याद नहीं। उसके जवाब से मैं दुखी भी हुआ और मुझे चिंता भी होने लगी। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, नहीं तो मुझे भी इसकी तरह सारी उम्र सड़कों पर निकलनी पड़ेगी। अचानक उस आदमी ने मेरी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? नहीं, मैं तो। ओ अच्छा, तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारी जिंदगी भी कहीं मेरे जैसी ना हो जाए। खैर, मैं कभी कभी कमा भी लेता हूं। कभी कभी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बेचता हूं और उससे कमाता हूं, फिर उसे तब तक खर्च करता हूं जब तक और कमाने की जरूरत ना हो। मुझे लगा कि वो ड्रग्स बेचता है और मुझे भी वही करने को कह रहा है, पर मैं इन सब में इच्छुक नहीं था, इसलिए चुप रहा। उस आदमी ने फिर अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली और मुझे पीने को दी। ये लो, कुछ घूंट मार लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। मैं ना नहीं कह पाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और उस समय दारू पीने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे पीने से रात काटनी आसान हो जाती। मैंने उसका एक बड़ा सा घूंट पी लिया और उसके फौरन बाद मुझे इस बात पर पछतावा भी हुआ। उस बोतल में जो भी था वो बहुत ही गंदा था। मेरा गला पूरी तरह से चल गया और मेरा सर भारी होने लगा। मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। मैंने देखा कि वो आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं सुबह उठा, मैंने खुद को उसी पेड़ के नीचे पाया जहां हमने आग लगाई थी। वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने उठने की कोशिश की और तभी मुझे पेट में बहुत ही तेज दर्द का एहसास हुआ। मेरे कपड़ों में हर जगह खून लगा हुआ था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझे चाकू मारा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जैकेट को उठाकर देखा, मैं चौंक गया। मेरे पेट की साइड में एक लंबा चीरा था और उस पर बड़े बड़े टांके लगे हुए थे। मुझे काटा गया था और फिर उस हिस्से को मोटे मोटे टांकों से सिला गया था। टांकों के साथ $10 का बिल और एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि माफ करना, लेकिन तुम तो फिर भी एक किडनी के साथ जी ही सकते हो, इसलिए मुझे दूसरी निकालनी पड़ी। ये सोचकर खुश हो जाना कि तुमने किसी की जान बचाई है। उस घटिया आदमी ने कल रात मुझे ड्रग्स देकर पहले बेहोश किया और फिर मेरी ये किडनी निकाल ली। मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे थे, ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही इंश्योरेंस जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये दुनिया अकेले जीने वालों के लिए कितनी निर्दयी है। मैंने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाने लगा और दर्द में रोता रहा। मुझे इस तरह बर्ताव करता देख कुछ लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, पर मेरी मदद करने के बजाय वो लोग बस वहां खड़े होकर मुझे देखते रहे, जैसे चिड़ियाघर में किसी जानवर को देखने के लिए सब लोग रुक जाते हैं। उनमें से एक आदमी ने पास में घूम रही पुलिस को बुलाया। वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। पहले मेरी पूछताछ हुई और उसके बाद मुझे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। उस दिन मैं सबकी नजरों में आ गया। मैं नाबालिग था और अनाथ आश्रम से भागा हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जिसने भी मेरी किडनी निकाली है उसे मेडिकल की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी किडनी इस तरह निकाली गई है जैसे किसी मुर्गे को काटा जाता है। मेरे अंदर ही अंदर काफी खून बह चुका था और मुझे इन्फेक्शन होने का डर भी था। मैं बहुत ही बड़े सदमे में था, लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल में रहा तब तक कम से कम मेरे पास सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए खाना तो था।
जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो पुलिस ने तय किया कि वो मुझे वापस से उसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। जिस रात उन्होंने मुझे वहां छोड़ा, मैं वापस से वहां से भाग गया। इस जगह से भागने के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि उस आदमी को ढूंढना और उसे उसके पापों की सजा देना। मुझे यकीन था कि मेरी तरह उसने बहुत से और बेघर बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसा ही खिलवाड़ किया होगा। मैं हर वो कोना जानता था जहां बेघर लोग सर्दी की रात गुजारते थे। मैंने उसे हर जगह ढूंढा और कई घंटों तक उसकी तलाश करता रहा। फिर एक दिन जब मैं झाड़ियों के पीछे पेशाब कर रहा था, तब मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। सर्दी की रातों में यहां सोना बहुत ही मुश्किल है ना? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एक और बच्चे को अपना शिकार बना रहा था, पर इस बार मैं उसे ये नहीं करने दूंगा। मैंने उस झाड़ी से बाहर झांक कर देखा। वहां एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन मेरी जितनी थी, उस साइको आदमी के साथ बैठा हुआ था। पर इस बार उस आदमी की सेहत बेहतर लग रही थी। उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया था। मेरी किडनी बेचकर उसने जो पैसे कमाए होंगे, उससे उसकी सेहत में बदलाव आया होगा। मैं उस आदमी को उस लड़के से फालतू बातें करते हुए सुनता रहा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक बोतल निकाली। उस आदमी ने उस लड़के को वो बोतल पीने को दी, पर इससे पहले कि वो लड़का उस बोतल को पकड़ता, मैं झाड़ियों के पीछे से कूद कर निकला। मेरे हाथ में एक पेड़ की मोटी टहनी थी और उसे मैंने उस आदमी के सर पर जोर से दे मारा। मुझे देखकर वो आदमी चौंक गया और साथ ही साथ दर्द से कर्राहने लगा। वो बेघर लड़का ये सब देखकर भाग गया। उसे शायद लगा कि मैं उससे कोई लड़ाई करने वाला हूं। फिर मैंने उस आदमी को पैरों से घसीटना शुरू किया और उसे झाड़ियों के पीछे ले गया, इससे पहले कि कोई हमें देख लेता। मैंने जंगलों में खाली घर ढूंढा था। वो आदमी अभी भी बेहोश था और कमरे के अंदर लगे बेड पर चैन से बंधा हुआ था। सिर्फ कुछ ही समय की बात थी, जल्दी उसकी आंख खुलेगी और उसे अपने पेट के पास एक लंबा सा चीरा दिखेगा। आसानी से कमाए गए इन पैसों से मैं अपने लिए एक स्वेटर खरीदूंगा। मैंने अभी अभी उसकी एक किडनी बेची और फिर उसका दिल बेचकर मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। फेफड़े बेचकर सोने के लिए एक बिस्तर और उसकी आंखें, लीवर और दिमाग मेडिकल स्टूडेंट्स को बेचकर मैं वो पैसे संभाल कर रखूंगा। कितना मजाकिया है ना कि किस तरह मैं उन सब लोगों से मिल पाया अपने एक ड्रग डीलर दोस्त के जरिए। ये स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च के लिए इंसानों के अंग खरीद लेते हैं और कभी कभी हम इन्हें बड़े हॉस्पिटल को भी बेच देते हैं, या फिर जिन्हें इनकी जरूरत हो। मैं इस आदमी के उठने का और इंतजार नहीं कर सकता। जब वो उठेगा तो उसे पता चलेगा कि अब शिकारी कोई और है और शिकार वो। मेरी जिंदगी भी हर आम आदमी जैसी ही है। मैं एक बोरिंग ऑफिस में काम करता हूं। मैं वहां किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता, शांति से अपना काम करता हूं और फिर घर चला जाता हूं। मैं हर रोज उसी ट्रेन से घर लौटता हूं और थका हारा घर पहुंचता हूं और अगले दिन इसी रूट को दोहराने की तैयारी करता हूं। जिंदगी से मेरी कोई बड़ी आशाएं नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरे बच्चे बड़े होकर आराम की जिंदगी जिए, बिना किसी को परेशान किए। जितना ही मुझे याद है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। चाहे कहीं भी किसी भी हाल में क्यों न रहा, कभी भी कुछ भी नहीं बदला। लेकिन फिर भी लोग मेरे रहन सहन पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जीना नहीं आता और मैं अपनी जिंदगी इस तरह जीकर बर्बाद कर रहा हूं। उन्हें लगता है कि एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ भी दिलचस्प नहीं हो सकता। काश वो सही होते, पर वो सब गलत सोचते हैं। पिछले साल की गर्मियों की दोपहर का एक दिन था। मैं हमेशा की तरह अपने निर्धारित समय पर घर से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो दिन भी हर दिन की तरह ही होगा। मैंने घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ी और जब तक मैं अपने स्टेशन पर उतरा, तब तक अंधेरा हो चुका था। हमेशा की तरह स्टेशन से घर तक मैं पैदल जा रहा था, जबकि मेरा घर वहां से 15 ब्लॉक्स की दूरी पर था। लेकिन सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करने के बाद मुझे इस समय बाहर की हवा लेना पसंद था। सब कुछ आम दिन की तरह चल रहा था। जब मैं अपने घर से 10 ब्लॉक की दूरी पर था, तो मैंने ध्यान दिया कि कुछ ही दूरी पर एक आदमी मेरे पीछे चल रहा था। आमतौर पर मेरा ध्यान इस बात पर नहीं जाता, सभी को चलने का हक है और वो जहां चाहे वहां चल सकते हैं। लेकिन इस आदमी में कोई बात तो थी जो मुझे खटक रही थी। वो बस मुझे ही देखे जा रहा था, जैसे उसकी आंखें मुझ पर अटक गई हों। मैंने कोशिश की कि मैं पलट कर उसे ना देखूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो आदमी बेघर लग रहा था क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही मैं अपने घर के नजदीक पहुंचा, वो आदमी मेरे और करीब आ गया। सड़कें बिल्कुल खाली थी, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। 2 ब्लॉक्स और आगे चलने के बाद जब मैंने देखा कि वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा है, तो मैंने तय किया कि मुझे और तेज चलना चाहिए। तेज चलने पर तकरीबन भागते हुए मैंने बगल से निकलती हुई एक गाड़ी के बहाने से पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा।
जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैं चौंक गया। वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा था और बल्कि अब वो मेरे और भी ज्यादा करीब था। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मुझे भागना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से वो और भी चौकन्ना हो सकता था। मैंने सोचा कि मैं दीवार के साथ साथ चलता रहूंगा, और जैसे एक मोड़ आया तो मैंने वहां अपनी स्पीड और तेज कर दी। कुछ सेकंड बाद जब मैंने देखा तो वो आदमी भी उस मोड़ पर मुड़ चुका था। मैं अपने घर तक पहुंचने ही वाला था और मैं नहीं चाहता था कि उस आदमी को मेरे घर का पता चले, इसलिए मैं वहीं रुक गया। मैं दीवार से सट कर खड़ा हो गया। मैंने अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर उठा लिया और उसका इंतजार करने लगा। वो आदमी मेरे पास से निकलकर आगे चला गया। मुझे उसकी चाल में हिचकिचाहट महसूस हुई। अगर वो मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने वो मौका गवा दिया था। मैं तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो आदमी मेरी आंखों से दूर नहीं हो गया। फिर मैं शांत हुआ और एक दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगा। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद वो आदमी मुझे दिख जाए। घर पहुंचने के बाद बाकी वक्त भी एक आम दिन की तरह ही बीत रहा था। मेरी बीवी काम से जल्दी घर आ गई थी, इसलिए उसने रात का खाना खुद बनाने का फैसला किया और मैं इस बात से खुश था क्योंकि उस रात मैं बहुत परेशान था। मैंने तय किया कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसके बारे में अपने घर पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे वो भी परेशान हो जाएंगे। रात होने पर जब मैं अपने बिस्तर पर गया तो मुझे लेटते ही नींद आ गई। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे तकिए पर सर रखते ही कुछ ही सेकंड्स में नींद आ जाती है और मैं मुश्किल से ही आधी रात में उठता हूं। उस रात बीच में जब मेरी नींद खुली तो मैंने टाइम देखना भी जरूरी नहीं समझा और वापस सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने गले पर कोई ठंडी चीज महसूस हुई। अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वो डरावनी आवाज किसी जान पहचान वाले की नहीं थी। मेरी आंखें अभी भी खुलने की कोशिश कर रही थी। क्या कौन हो तुम? मैंने नींद भरी आवाज में डरते हुए जवाब दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो मुझे उस आदमी का चेहरा पहचान में आ गया। ये वही बेघर आदमी था जो मेरे घर पहुंचने से पहले रास्ते में मेरा पीछा कर रहा था। शायद उसने बाद में भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा होगा और उसने पक्का मेरा घर देख लिया होगा। उसे देखकर मेरी आंखें चौंक गई और मैं वहीं जम सा गया। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी किसी भी तरह का कोई गलत कदम उठाए, क्योंकि उसके हाथ में जो चाकू था वो उसने मेरी गर्दन पर रखा हुआ था। अब तुम धीरे से मेरे साथ उठोगे और मुझे अपने सारे पैसे निकाल कर दोगे, उसने आराम से कहा। जब वो बोल रहा था तो उसके मुंह से निकलती बदबू की वजह से मैं बस उल्टी करने ही वाला था। वो अपनी आवाज से मुझे धमकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो नशे में था। उसकी आंखें एक आम इंसान की तरह नहीं थी। मेरे घर पर घुसने से पहले उसने ड्रग्स लिए थे। वो आदमी उस समय बहुत खतरनाक था। एक गलत कदम और हमें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वो आदमी मुझे धीरे धीरे उस जगह तक ले गया जहां हम अपने पैसे रखते थे, एक ड्रॉर के अंदर के एक डिब्बे तक। दरअसल मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं बस उसे गुमराह करके अपनी बीवी को कुछ वक्त देना चाहता था ताकि वो बेड के साइड पर रखे ड्रॉर से गन निकाल सके। तुम चुपचाप खड़ी रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। मैं यहीं खड़ी। प्लीज उससे कुछ मत करना। तुम पैसे लो और यहां से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि यहां कुछ भी बुरा हो। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जब वो आदमी मेरी आवाज सुनकर गुमराह हुआ तो उस वक्त का फायदा उठाकर मेरी बीवी ने ड्रॉर से गन निकाल ली और उस आदमी पर गोली चलाने लगी, लेकिन घबराहट में वो लॉक खोलना भूल गई, जिसकी वजह से गन नहीं चली। इस बात का फायदा उठाकर मैंने उस आदमी को धक्का दे दिया और अपने परिवार की तरफ भागने लगा, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोकने के लिए मेरी टांग पर चाकू घुसा दिया। गुस्से में आकर वो मुझ पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा और उसने मेरी काफी सारे दांत तोड़ दिए और फिर भी लगातार मुझे मारता रहा। मेरी बीवी ये सब होते देख रही थी, लेकिन वो गोली नहीं चला सकती थी क्योंकि वो मुझे भी लग सकती थी। ये सब देखकर मेरी बीवी ने उस आदमी के पास एक गोली चलाई, जिससे डर कर वो पीछे हट गई। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उस आदमी के लगातार मारने की वजह से मैं कुछ सेकंड्स बाद दम तोड़ देता। वो आदमी दूसरे कमरे की तरफ भागा और जब हमने उसे पकड़ा तो हमने देखा कि वो आदमी सीढ़ियों के पास खड़ा था। इस बार उसने हमारी बेटी पर अपने चाकू को रखा हुआ था। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ कहीं के। तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। मैं पैसे लेकर यहां से चला जाता। सुनो, शांत हो जाओ। बच्ची को जाने दो, वरना इस सब का अंत तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई जान लगाकर कहा। सोचो जरा, अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए क्या रह जाएगा? तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्ची मेरे साथ मरेगी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कहते हुए उसने हमारी बेटी का सर सहलाया। मेरी बीवी ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उस आदमी के सर पर गोली मारने की कोशिश की। वो उस गोली से बच गया,
लेकिन इस शौक से वो सीढ़ियों से गिर गया। मेरी बीवी हाथ में गन लिए हमारी बेटी की तरफ भागी और उन दोनों की चिंता में मैं रेंगते रेंगते वहां जाने लगा। मैं देखना चाहता था कि मेरी बेटी और बीवी ठीक तो हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सीढ़ियों के नीचे बैठकर रो रही थी और उसकी बाहों में मेरी बेटी भी रो रही थी और वो आदमी वहां गिरकर मर चुका था। हर जगह उसका खून फैला हुआ था। उस दिन के बाद मैं फिर से अपनी उसी पुराने दिनचर्या में वापस लौट गया, पर अब सब कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद से मैं चौकन्ना होकर चलता हूं और मैंने ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए ट्रेनिंग भी ले ली है। अपने रहन सहन में बदलाव लाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पर जब भी मैं उस रात को याद करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस रात मेरे घर में उस आदमी का खून सिर्फ इसलिए बहा क्योंकि मेरी बेटी की किस्मत अच्छी थी। पिछले साल जब सर्दियां शुरू हुई तो आर्थिक तंगी के कारण मैं बेघर हो गई। इन हालातों में गुजारे हुए शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन फिर मैंने किसी न किसी तरह गुजारा कर लिया, जब तक एक नई मुसीबत खड़ी नहीं हुई। बर्फीली ठंड, तापमान गिरता जा रहा था और सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। मेरे पास ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक पतला सा ही स्वेटर था। इस मुसीबत की घड़ी में मैं डीना से मिली। वो भी मेरी ही तरह बेघर थी। उसने मेरी हर मुमकिन मदद की, लेकिन फिर भी ठंड मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दोपहर को कुछ पुलिस वालों ने मुझे देख लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पास में एक आश्रय है जहाँ बेघर लोग रहते हैं। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं वहां जाकर रहूंगी, क्योंकि कोई भी हालत इस तरह ठंड में बाहर रहने से बेहतर ही होगी। पर डीना को ऐसा नहीं लगता था और उसने मुझे वहां जाने से मना भी किया और कहा कि यहाँ रहना ज्यादा ठीक है। हम यहाँ ठंड में मर जाएंगे डीना। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो, लेकिन मैं जाऊंगी। डीना के आगाह करने के बाद भी मैं अगले ही दिन उस आश्रय में चली गई। हैरानगी की बात तो यह है कि वो जगह बाहर से देखने में काफी अच्छी लग रही थी, जिसकी मैंने रत्ती भर भी उम्मीद नहीं रखी थी। वहां मुझे एक बहुत ही नेक आदमी मिला। उसका नाम एक्सेल था। वो उस जगह के इंचार्ज में से एक था। तुम्हारा नाम क्या लड़की? मेरा नाम जीना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। इस जवाब के बाद उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उस वक्त पर एक्सेल का बर्ताव मुझे कुछ अजीब लगा, पर जब वो मुझे उस जगह से ले गया जहां मैं रुकने वाली थी, तब मैं उसका वो बर्ताव भी भूल गई। वो जगह बहुत ही साफ सुथरी थी और वो कमरा काफी बड़ा था। वह बहुत से बिस्तर लगे हुए थे, लेकिन उस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। तुम खुशनसीब हो, तुम्हें ऐसा कमरा मिला है जहां फिलहाल के लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और तुम इसका पूरा मजा ले सकती हो। मैं उसकी नेकता से इतनी प्रभावित हुई कि मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मुझे उसे समझने में भूल हो गई थी। वो अच्छा आदमी था और बात भी बहुत अच्छे से करता था, लेकिन उसकी अच्छाई उसके अंदाज में भी दिखती थी। वो काफी साफ सुथरा दिखने वाला आदमी था। उसकी बड़ी सी आंखें और प्यारी सी छोटी मुस्कान से कोई भी बता सकता था कि वो एक अच्छा इंसान है, और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे ये भी बताते थे कि वो कितना मेहनती है। आश्रय में बिताए गए अगले कुछ दिन बहुत अच्छे थे। पेट भरने के लिए खाना मिल जाता था, सोने और ठंड से बचने के लिए कमरा, और उन्होंने मेरा अच्छा ख्याल भी रखा। उसी के साथ एक्सेल मेरे पास वक्त वक्त पर आकर पूछ लेता कि अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत है तो और मुझे बाकी बेघर लोगों से मिलने और बात करने का मौका भी मिला, जिससे मुझे लगा कि हाँ, कोई और भी है जो मेरी तरह इस मुसीबत भरे दिनों से लड़ रहा है। लेकिन मैंने जितना उनसे बात की, मुझे उतना ज्यादा पता चल गया कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था। उनमें से कई लोगों ने इस बात की शिकायत की कि आश्रय बहुत ही गंदा रहता है। एक कमरे में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उनके आसपास चूहे और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और यहाँ के लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। मैं समझ नहीं पा रही। उस वक्त मैंने ध्यान दिया कि एक्सेल एक दूरी से मुझे घूर रहा था, जो देखकर मैं डर गई। ये हो क्या रहा है? मेरे साथ इस तरह खास बर्ताव क्यों किया जा रहा है? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं था, पर कम से कम मुझे ये सब जानने की वजह से चौकन्ना रहने का संकेत मिल गया था। और तभी मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि एक्सेल पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है और मुझ पर नजर रखता है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई संयोग है, पर ऐसा नहीं था। जब भी मैं उसकी आंखों के आगे से कुछ क्षण के लिए दूर होती हूं, तो वो फौरन मुझे ढूंढ लेता है और फिर से ऐसा नहीं होने देता। हर बार की तरह एक दिन फिर वो मेरे पास आया, लेकिन इस बार मैं डरी हुई थी, पर मैंने कोशिश की कि इस बात का एहसास मैं उसे ना होने दूं। क्या तुम ठीक हो जीना? तुम काफी डरी हुई लगती हो। मैं जितना हो सकता था उतना नॉर्मल बर्ताव करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसकी इन बड़ी काली आंखों में कुछ अलग देखा। उनमें कोई भाव नहीं था, कोई दया भाव नहीं जो उसने शुरुआत में दिखाई थी। और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं अगले ही दिन यहां से चली जाऊंगी।
रात को जब सोने का वक्त आया तो मैं एक्सेल को चकमा देते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी ताकि उसे पता ना चल सके। और ऐसा ही हुआ। जब तक मैं कमरे में पहुंची तब एक्सेल मेरे पीछे नहीं था। मैं कमरे के अंदर घुसी और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। क्योंकि मैं डरी हुई थी इसलिए मैंने एक बेड को दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि कोई अंदर आने की कोशिश ना कर पाए। अपने आप को जितना हो सकता था उतना सुरक्षित करने के बावजूद मैंने खुद को सोने नहीं दिया, कम से कम उस आखिरी रात के लिए तो नहीं जो मुझे इस आश्रय में बितानी थी। कुछ घंटे बीत गए और किसी के भी कमरे में आने के कोई संकेत नहीं हुए, इसलिए मैं भी किसी संकोच के सो गई। बेवकूफ लड़की, तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझसे बचकर यहां से भाग जाओगी? मुझे नींद से पूरी तरह उठाने और कुछ करने या कहने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे ही उसने अपने ये बात कही मेरे सर पर जोर से वार हुआ और मैं तभी बेहोश हो गई। मेरे हाथ बंधे हुए थे और मेरी आंखों और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। जब मुझे होश आया तो मुझे बस इन 2 बातों का पता था। मुझे यकीन नहीं होता कि इस नासमझ लड़की ने भागने के बारे में सोचा भी कैसे। हाँ, एलिजा ये बात जानकर बहुत परेशान हुई। वो ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। तुम तो जानते ही हो उसे हर चीज की पहले तैयारी करना पसंद है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जोनाथन। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये लड़की उतनी अच्छी हो जितना तुमने कहा है। मैं उन दोनों आदमियों की बात सुनकर डर गई। मैं उन दोनों में से एक की आवाज पहचान गई थी, वो एक्सेल की थी। मुझे इतना एहसास भी हो गया था कि मैं किसी गाड़ी में थी क्योंकि मैं हिल रही थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो मुझे कहां ले जा रहे थे और क्यों, पर उससे भी बुरा यह था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। ए पागल लड़की, चलो उठो। एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी जगह से उठाया। बाहर बहुत ठंड थी। मैं अभी भी नहीं जानती थी कि मैं कहां हूं। फिर वो लोग मुझे एक बिल्डिंग के अंदर ले गए। आवाज सुनकर मैं इतना जान गई कि वहां काफी लोग थे। एक्सेल, जोनाथन, मैं आशा करती हूं कि तुमने हमें इस समय यहां इकट्ठा किया है तो तुम हमें निराश नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं। जब मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई तो मैंने अपने सामने बहुत से लोगों को देखा। हर एक ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और अच्छे से तैयार थे, पर उन सब में एक चीज समान थी, वो लोग मुझे बहुत ही अजीब ढंग से देख रहे थे। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि हर कोई मुझे पाना चाहता है। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वो कितनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो औरत जो मेरे सामने खड़ी थी उसने पक्का मेरे चेहरे पर डर देख लिया था, क्योंकि उसने मुझे चिंता भरी निगाहों से देखा और कहा, ओह डियर, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। जीना, आज तुम हमारा खाना बनोगी। हमारा खाना। मुझे यकीन है कि तुम काफी स्वादिष्ट होगी, बहुत स्वादिष्ट। मैं वहां चुपचाप खड़ी रही। ये सच नहीं हो सकता, पर ये सच था। पागल लोगों का ये गिरोह मुझे खाना चाहता था। चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरा आनंद लेकर खाएंगे। एक्सेल, इसे कमरे में लेकर जाओ और इसके अच्छे से ख्याल रखना। इस बार मुझे किसी भी हाल में भागना ही था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मुझे भागने का रास्ता मिल चुका था। ये लोग अच्छे घर के लग रहे थे और इन्होंने मेरा बहुत ख्याल भी रखा था, इसलिए मुझे इतना तो यकीन था कि इन्हें अच्छा खाना चाहिए, बिना किसी खरोंच या गंदगी वाला। इसलिए इन्होंने आश्रय में मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा। शायद मेरे बचने का एक ही रास्ता था, इतना अच्छा ना रहना। मैं तुम्हें चखने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी जैसी जवान, सुंदर और तंदुरुस्त लड़कियां स्वाद में बेमिसाल होती हैं। मैंने तुम्हें चुनकर बहुत बढ़िया काम किया। अब वो वक्त आ ही गया है जीना। जैसे ही वो आदमी मेरे आगे दरवाजा खोलने गया, मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे जोर से धक्का दे दिया। फिर मैं खिड़की की तरफ गई और अपने बंधे हाथों से उसे खोलने की कोशिश करने लगी। मैं उसे खोलने में कामयाब रही। उसके बाद मैं उस जगह से बाहर निकल चुकी थी। मुझे पता चला कि मैं जंगलों के बीच बने किसी घर में थी, इसलिए मैं सीमेंट से बने रास्ते पर चलने लगी, इस उम्मीद से कि ऐसा करने से मैं हाईवे तक पहुंच जाऊंगी। बदकिस्मती से इससे पहले कि मैं कहीं पहुंच पाती, मुझे पीछे से आवाज आने लगी। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने अपने प्लान को अब अंजाम देने का सोचा। मैं एक पेड़ तक गई और अपना सर उस पर जोर से मारने लगी। चाहे जितना भी दर्द क्यों ना होता रहे, पर मैं ऐसा करती रही। जाने दो, अभी हमारे खाने लायक नहीं रही। मैं नहीं जानती कि मैं कब बेहोश हुई, पर मैं इतना जान चुकी थी कि मेरी योजना कामयाब रही। उन्होंने मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह कुछ लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में वहां पाया और मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया।
उन्हें मेरी कहानी बहुत अजीब लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने तहकीकात करने के बाद मुझे बताया कि उस आश्रय में एक्सल नाम का कोई भी आदमी काम ही नहीं करता।